आप सभी का अभिवादन। मैं अभिनंदन पांडे आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु B पर जो धन आवेश है इसके कारण जो उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु B पर उसको हमने E1 मान लिया, क्योंकि यहां पर अगर आप धन परीक्षण आवेश रखोगे तो किस दिशा में जाएगा? धन Q से P को मिलाने वाली रेखा से दूर जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल यहां लगेगा। और आप जानते हो कि धन Q नॉट आवेश के चलने की, परीक्षण आवेश के चलने की जो दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा है। सेम इसी तरह बिंदु P पर अगर धन Q नॉट रख रहे हो और यहाँ ऋण आवेश के कारण उस पर क्या लगेगा? ऋण लगेगा। इस नाते ऋण Q के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E2 है और E2 की दिशा आपने इस दिशा में दिखा दिया है। या कह सकते हो कि धन Q के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता E1 है वह P की दिशा में है और ऋण Q आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता E2 P A की दिशा में। आपको पता है इतनी डिस्टेंस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस द्विध्रुव की 2L है तो आधे की कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। सेम इसी तरह यहां ये भी L हो जाएगा। अब धन Q आवेश से P तक की दूरी अगर आपको निकालना हो तो ध्यान दीजिए यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप पाइथागोरस से इसका मान निकाल सकते हो। भाई इसका लंब है, ये आधार है, तो कर्ण का मान क्या होगा? अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, अर्थात अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। सेम इसी तरह इसका मान भी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया। अब हम E1 और E2 का मान निकाल लें। धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान दूरी का वर्ग Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट है और पूरे का आपको वर्ग करना है। कितना बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता देखिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट इसका वर्ग, यानी कि यह भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर है। अब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है उसकी हमको गणना करनी है, क्योंकि बिंदु P पर जो भी तीव्रता होगी इनके सदिश योग के बराबर होगी। इसके लिए हम मानते हैं कि बिंदु P आपका यहां था और तीव्रता E1 की दिशा इधर जा रही थी और E2 की दिशा इधर आ रही। E1 को क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित कर दीजिए, क्योंकि ये सदिश राशि है। तो इसका जो लंब घटक है ये एंगल कितना था? थीटा था। तो आप कह सकते हो कि लंब घटक E1 साइन थीटा और क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा। सेम इसी तरह हम E2 को इसके दो घटकों में वियोजित करें तो इसकी दिशा इधर थी तो हम इधर आए लंब घटक और इस तरफ क्षैतिज। ऐसे E2 की दिशा किधर है? यहाँ पर है, तो लंब घटक यहाँ पर होगा और क्षैतिज घटक इसका यहाँ पर हो जाएगा। मार्कर के निचला सिरा को नीचे के सिरे को देखो, यहाँ पर क्या लंब घटक, यहाँ पर इसका क्षैतिज घटक।
अर्थात E2 साइन थीटा और इसी पर ही E2 कॉस थीटा होगा। E1 और E2 के मान तो बराबर है, साइन यहां भी साइन यहां भी, दिशा लेकिन विपरीत, तो ये लंब घटक आपस में निरस्त हो जाएंगे। बचेगा आपके पास क्या, ये क्षैतिज घटक। यानी कि बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आई वह E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर होगी। यहां आप लिख सकते हो, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, या E1 प्लस E2 और cos थीटा। E1 और E2 दोनों के मान बराबर है, तो चाहे आप दो E1 रख दो या दो E2 रख दो। चलिए कर ही देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर cos थीटा। ये तो बराबर ही है, कॉमन इसको करोगे, एक यहाँ बचेगा, यहाँ एक दो हो जाएगा। अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू cos थीटा। cos थीटा कैसे निकालना, यह चित्र ध्यान से देखिए, थीटा यहां है और cos का मान आप क्या जानते हो भाई, समकोण त्रिभुज ये बना रहा है ना, ये एंगल 90 अंश। समकोण त्रिभुज में लाल बटे कक्का आप पढ़ चुके हो, तो cos का मान आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसका कितना है, यल है, कर्ण कितना है, यह मान रहा है। या अदर हैंड आप लिख सकते हो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यानी ओ बी, और कर्ण कितना आपके पास है, बी पी। या cos थीटा बराबर मान रखो L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप cos थीटा का मान यहां पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ट्वाइस Q L, तो दूसरों का आगमन P से इंडिकेट कर सकते हो, इतना मान के स्थान पर आप P रख सकते हो, तो रख दो P अपान 4 पाई, सॉरी, अब यहां पर इसकी एक घात है और यहां पर L स्क्वायर धन R स्क्वायर जो रखा है, अंडर रूट को आप क्या लिखते हो, घात 1/2, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 धन 1/2, तो भाई 1 में आधा जोड़ो कितना हुआ, 1.5 हुआ, और 1.5 को कितना कहते हो, 3/2, वही काम है, वही रख दो यहां मान, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घातें 3/2, ये तीव्रता आ गई। इसको और अच्छे से करने के लिए आप फिर से मानोगे कि यल R की तुलना में छोटा है, तो यल स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होगा, यानी L छोटा है किससे, R से, आता है L स्क्वायर, और बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। अतः आपको करना क्या है, इसलिए यल स्क्वायर को छोड़ने पर या
नगण्य मानने पर क्या लिख सकते हो आप? की बराबर 1/4πε0 p अपान आर स्क्वायर की घाते 3/2, ये 1/2 और इसकी घाते 2 कट जाएगी। आपके पास बचेगा टोटल में e बराबर 1/4πε0 p अपान आर क्यूब। अक्षीय स्थिति में जो आपने निकालना था वो कितना था? ट्वाइस p अपान आर क्यूब आया था, और निरक्षीय स्थिति में p अपान आर क्यूब आ रही थी। बता, यही दोनों में अंतर है। आगे इसका मात्रक और वो आप रख लोगे। अगला टॉपिक इसी का कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि जब आपके पास ऐसा कोई बिंदु हो कि जिसमें ना तो बिंदु अच्छी स्थिति में हो ना तो निरक्षीय स्थिति में हो, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको ज्ञात करनी हो तो उसके लिए क्या करें? ये एक आध बार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। आइए उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हम मानते हैं कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा AB, जिस पर वही वापस पुराने अपने चार्ज -q और +q है, जिसका मध्य बिंदु O है। इससे बहुत दूर r मीटर पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P को जरा ध्यान से देखो, तो अगर यह पॉइंट यहां होता तो हम कहते निरक्ष में, सूत्र सीधे लगाते, पीछे हम निकाल चुके हैं, तीव्रता ज्ञात हो जाती। या अगर यहां होता P तब भी हम निकालते थे। अब यहां क्या करें? आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वह कैसी राशि है? सदिश राशि। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक निकाल दीजिए, या P को इसके दो घटकों में, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित कर दीजिए, तो आप पाएंगे ये चित्र कुछ इस तरह बन गया। यानी कि ये P cos थीटा। सेम इसी तरह अगर आप इसको लंब घटक में वियोजित करिए, यानी कि यहां पर आप P sin थीटा पा जाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि? सदिश राशि। दो घटकों में हमने वियोजित कर दिया। अब इस P cos थीटा के कारण जो इस बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने E1 मान लिया, और P sin थीटा के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता है उसको हमने E2 से दिखा दिया। अब इसी E1 और E2 का योग ही बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की दिशा होगी। अब क्या किया जाए? P पर जो तीव्रता है इसको हम E मान लेते हैं। आप कह सकते हैं कि बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान हम कैसे निकालें? E1 के लिए ध्यान दीजिए आप, ये जो P cos थीटा के कारण E1 उत्पन्न हो रही है, यह किस स्थिति में? इसको अगर रोटेट करिए, ये तो आपने अक्षीय स्थिति में पढ़ा है ना, तो इसका मान 1/4πε0 q अपान ट्वाइस P cos थीटा अपान आर क्यूब होगा।
इसी तरह E2 का मान 1/4πε0। E2 को जरा देखिए, ये निरक्ष में आ रहा है, निरक्षीय स्थिति में, अर्थात P sin थीटा अपान R2। अब परिमाण अगर हमको निकालना है, ये दो सदिश हैं, ये आपस में कैसे हैं? लंबवत है। E1 और E2 लंबवत हैं, यानी कि अगर दो सदिश हमारे पास P और Q हुआ करते थे, उनका परिणामी R बराबर हमने क्या पढ़ रखा है? अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। कॉस का मान यहाँ 90, कॉस 90 का मान 0, तो इतना टर्म कैंसिल हो गया, यानी कि इन दोनों सदिशों का वर्ग करके योग कर दिया जाए, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, यानी E बराबर E1 का मान 1/4πε0 ट्वाइस P cos थीटा अपान R क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 P sin थीटा अपान R क्यूब का स्क्वायर और पूरे का अंडर। इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन है, जैसे 1/4πε0 R क्यूब, यहाँ भी है P। इतने टर्म को आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि अंडर रूट है और इनका वर्ग है, तो ये वर्ग से इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। E बराबर 1/4πε0 P अपान R क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचा? 2 cos थीटा का वर्ग और sin थीटा का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को आप 1 cos स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो, कक्षा 10 में पढ़ करके आए हो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा को उस तरफ पक्षांतर करो तो 1 cos स्क्वायर थीटा, तो यहां रख दो मान। E बराबर 1/4πε0 P अपान R क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा। यह 4 cos स्क्वायर थीटा है और 1 cos स्क्वायर थीटा ये है, इसमें से घट जाएगा। आप कह सकते हो E बराबर 1/4πε0 P अपान R क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। वह तो द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता इतनी होगी। एक चीज और, अगर यहां पर ये एंगल फाई हो, यानी ये परिणामी क्षेत्र की जो दिशा है वह है OP से फाई कोण अगर बना रही है, तब आप लिख सकते हो tan फाई बराबर ये लगभग इतने के बराबर लंब बटे आधार, अर्थात E2 अपान E1। इनके मान रखिए, tan फाई बराबर E2 का मान पीछे आपने निकाला है 1/4πε0 P sin थीटा अपान R क्यूब बटे 1/4πε0 P cos थीटा अपान R क्यूब। R क्यूब से R क्यूब 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया, P से P कट गया, आपके पास बचा क्या? यहाँ ट्वाइस था ये tan फाई बराबर sin थीटा अपान 2 cos थीटा, या tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा।
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है। एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण या मूवमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मानते हैं कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसको कि हमने समांतर रेखाओं से प्रदर्शित कर दिया। इसमें क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कोई हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा हुआ है जिसके आवेश एक तरफ -q और एक तरफ धन q है एवं बीच की दूरी 2l है। अब अगर हम इस बिंदु से कोई बिंदु से आप मान सकते हैं, अगर यहां O है तो इसको हमने O कह दिया। बिंदु O से इस बिंदु B तक की लंबवत दूरी अगर हम निकालना चाहें क्या करें? ये एंगल थीटा, इतना एंगल 90 बना है, यानी समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज कैसी है? कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कि आपको थीटा, एंगल, कर्ण और लंब में संबंध देता है? तो यह साइन है। आपको पता है साइन थीटा बराबर लंब और बटे कर्ण। कर्ण इसका कितना? 2l है। लंब हमको चाहिए कितना है? अर्थात हम कह सकते हैं लंब बराबर कर्ण का मान 2l साइन थीटा, यानी इतनी डिस्टेंस हमने 2l साइन थीटा के रख दी। अब इस धन q आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र में एक बल लगेगा। आप जानते हैं E बराबर, हमें पता है E बराबर F अपान Q नॉट। Q तो F बराबर Q E के। तो यह बल धन Q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में की तरफ लगेगा और ठीक इसी प्रकार ऋण Q पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा। एक दूसरे से क्या है? समांतर है, बस बराबर भी है और दिशा इनकी बस विपरीत है। इस कारण अब ये एक बलयुग्म उत्पन्न करेंगे जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में घुमाकर लाने का प्रयास करेगा। अगर उत्पन्न बलयुग्म हम टाउ से प्रदर्शित करें तो टाउ बराबर बलयुग्म का आघूर्ण है, तो दोनों बलों में से एक बल और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। क्रिया रेखा से लंबवत दूरी अर्थात F इंटू ट्वाइस L साइन थीटा। F का मान कितना है आप यहां निकाल चुके हो, Q E इंटू 2L साइन थीटा। इसको रीअरेंज कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल ट्वाइस Q L E साइन थीटा। अब आपको पता है ट्वाइस Q L किसके बराबर है? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P के बराबर होता है, या आप यहां लिख दो P बराबर ट्वाइस Q L। इसको मान यहां रख दो तो टाउ बराबर P E साइन थीटा। ये बल युग्म का आघूर्ण आ गया। मात्रक किसका देखो तो बल का मात्रक और दूरी का मात्रक, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगर इसी को हम सदिश रूप में रखना चाहें तो लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल P क्रॉस E। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। यहां से कुछ स्थिति इसकी निकल सकती है कि जब थीटा का मान 0 हो जाए या थीटा का मान 90 अंश हो जाए या थीटा का मान 180 अंश रख दिया जाए, तब इनके मान क्या क्या होंगे इनको भी देख लिया जाए इसी वक्त। जब ये वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो, अर्थात थीटा बराबर 0। अब हम मान क्या निकालते थे अभी टाउ को, पी ई साइन थीटा। तो साइन है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 के। तब टाउ बराबर 0 गुणे पी इंटू ई, ये 0 ही आ गया। आपको पता है शून्य में किसी चीज का गुणा हो जाए वो 0 ही होगा। अर्थात इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरी स्थिति, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो, अर्थात थीटा बराबर 90, तब टाउ बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये पी ई हो गया। या इस दशा में आप कह सकते हो वैद्युत द्विध्रुव का ये जो बल युग्म का आघूर्ण है ये अधिकतम होगा, यानी कि टाउ मैक्स बराबर पी ई, या फिर पी बराबर टाउ मैक्स अपान ई। एक और कैसे यहाँ निकाल दो, जब ई बराबर 1 न्यूटन पर कूलम, तब पी बराबर टाउ मैक्स कूलम मीटर, अर्थात किसी वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण है परिभाषा देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है जो वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। कितना कठिन हो रहा है, आइए आसान किया जाए। यहां आपने क्या कह दिया, P बराबर टाउ मैक्स के, कब, जब E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम, और थीटा कितना हो रहा है 90 अंश, लंबवत थी ना। परिभाषा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है, उस बल युग्म का आघूर्ण जो वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है या लगता है। तीसरा केस इसका, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में, अर्थात थीटा बराबर 180 अंश, उस समय साइन 180 का मान 0 हो जाएगा, और वापस टाउ बराबर पी ई साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। इस स्थिति में भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा। आपका यह अध्याय समाप्त हुआ। कल हम इसके आंकिक प्रश्नों के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।